हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी यूपी पीसीएस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब आपके पास केवल केवल 25 से 30 दिन बचे हुए हैं। चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए और खूब अच्छे से अपनी परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना शुरू कीजिए। दोस्तों, ये यूपी पीसीएस के लिए टॉप 1000 करंट अफेयर की सीरीज है और इस सीरीज में 500 टॉपिक पूरे कवर हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको जाके उन्हें रिवाइज करना चाहिए। और इसके अलावा आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो आज सीरीज का जो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसमें बजट ले रहे हैं, क्योंकि बजट में बहुत सारे फैक्ट्स थे, बहुत सारे टॉपिक थे, लगभग 50 से अधिक टॉपिक्स थे। तो मैंने इसको एक पूरा वीडियो बना दिया है 500 से 550 टॉपिक्स का। इसमें आपको टॉपिक उस तरह नहीं मिलेंगे, लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो 50 से ज़्यादा टॉपिक हैं, ठीक है। और इसमें बजट के जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत शॉर्ट में जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कवर किए गए हैं। और जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो चर्चा में रही हैं, जो पूछी जाती हैं, आयोग अधिकांश वही योजनाएं पूछता है जो बजट जिनका बजट में जिक्र होता है या आसपास कहीं ना कहीं उनको चर्चा में रही हैं। तो उन्हीं योजनाओं को यहाँ पर कवर किया गया है। आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से कम 5 सवाल बनेंगे, ये मेरा अनुमान है। और अब तक का जितना अनुमान है, मैंने बजट पिछले 3-4 सालों से लगातार मैं बजट अच्छे से पढ़ के जाता हूँ और 4-5 सवाल वहाँ से आते ही हैं। आपको लगता है माफ़ कीजिएगा, आपको लगता है कि बजट से सीधे सीधे आंकड़ों वाले सवाल पूछे जाएंगे, तो आंकड़ों वाले सवाल नहीं पूछे जाते हैं। बजट में जिन योजनाओं का जिक्र होता है वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा कि ये पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले कुछ सूचनाएं। पहली सूचना ये है कि यदि आपको इस 1000 करंट अफेयर सीरीज की पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और पहले कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक करके आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी सूचना ये है कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर चुके होंगे और फिर से मल्टीपल रिवीजन कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी असमंजस में होंगे कि कैसे पढ़ें, क्या रिवीजन करें। तो मैं उनके लिए बता दूं कि अभी आपके पास पर्याप्त 25 से 30 दिन बचे हुए हैं और इनमें तैयारी करके आप आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का सबसे आसान तरीका है कि आप कोई एक फैक्ट वाली, मतलब चाहे लूसेंट पढ़ जाइए, चाहे फिर आप घटना चक्र एक बार पूरी पढ़ जाइए। अगर आप इतना कर सकते हैं तो ये जरूर कर जाइए लास्ट टाइम में। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरे लगा जाइएगा। और वो भी अगर बहुत ज़्यादा लगता है तो आपके लिए सबसे आसान तरीका है, इस चैनल पर 6 घंटे का एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें प्रीवियस ईयर 28 साल के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक पूरे फैक्ट दिए हुए हैं। वो आप पूरी रिवाइज कर जाइए और उसकी पीडीएफ नीचे कमेंट बॉक्स के पहले लिंक पर आपको मिल जाएगी। वो पीडीएफ आप बार बार रिवाइज कीजिए। बहुत छोटी पीडीएफ है और छोटी सी पीडीएफ में पिछले 28 सालों के महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कम 30 से 40 सवाल हर हाल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो 28 साल की पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए और टेस्ट सीरीज लगातार दीजिए। टेस्ट सीरीज देने से आपकी जो गुणवत्ता है वो बेहतर होती जाती है और आपको आपकी कमजोरियां पता चलती हैं। इन्हीं 25-30 दिनों में अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम कीजिए तो आप आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। और टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। 10 अप्रैल तक आपके लिए टेस्ट सीरीज में विशेष छूट है। आपको 499 की जो टेस्ट सीरीज है वो केवल 399 में मिलेगी। केवल 399 में आपको ये टेस्ट सीरीज 10 अप्रैल तक ही मिलेगी। 10 अप्रैल के बाद जो लोग ज्वाइन करेंगे उन्हें 499 पे करना पड़ेगा। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारे चैनल पर जिन्होंने पहले पीडीएफ खरीदी हुई है, उनके लिए ये केवल 289 में ये प्रोवाइड कराई जाएगी। केवल 289 नहीं, 285 में ये टेस्ट लॉन्च किया जा रहा है। हमने 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बहुत मेहनत से बनाए हैं। बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है ये, लेकिन बहुत कम प्राइस सिर्फ इसलिए रख रहे हैं ताकि गांव के और दूर दराज के बच्चे जो बहुत आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वो भी इस टेस्ट सीरीज को देकर अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें, ठीक है। तो चलिए आज बजट शुरू करते हैं। बजट में जो मुख्य बातें हैं, सबसे पहली बात तो यही कि इसे किसने जारी किया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं इस समय हमारी, उन्होंने ये बजट भाषण पेश किया था और ये वित्त मंत्री के रूप में उनका 5वां बजट है, ठीक है ना। अभी तक वो 5 बजट प्रस्तुत कर चुकी हैं और इसके अलावा यह अमृतकाल का बजट इसे कहा गया है।
इस बजट को अमृतकाल का बजट कहा गया है, क्योंकि इस जो बजट है ये अभी हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, और 75 साल के बाद ये जो आगे के 25 साल हैं, 100 साल पूरे होने तक जो आगे के 25 साल हैं, इन 25 सालों को अमृतकाल कहा गया है। ठीक है, तो 2022 से 2047 तक अमृतकाल घोषित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में सरकार के द्वारा से कितने वर्ष को अमृतकाल घोषित किया गया है। तो 2022 से 2047 तक को अमृतकाल घोषित किया गया है, और भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा बताया गया है इस बजट में। ठीक है, तो ये तो छोटी छोटी बातें रहीं, इसमें ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भारत की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, तो आर्थिक विकास की बात करते हैं। तो चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% होने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि इस वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7% रहेगी, ऐसा अनुमान इस बजट में लगाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब कुछ जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं कवर की गई हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट कवर किए गए हैं, वो बिल्कुल शॉर्ट में देख लेते हैं। पहला है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, बहुत चर्चा में रही है। सरकार फ्री में अनाज जितना बांटा है उन्होंने, उसका इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। तो 1 जनवरी 2023 को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आगामी 1 वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति की योजना लागू की गई है। और कोविड-19 महामारी में जब इसको शुरू किया गया था, भारत सरकार ने 80 करोड़ से अधिक लोगों को 28 महीनों के लिए मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया था। ठीक है, तो ये इन्होंने बता दिया। और फिर इसके बाद बजट में कुछ उपलब्धियां इन्होंने गिनाई हैं। इन्होंने बताया कि हमारे बजट में क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो बजट में अपनी सरकार की उपलब्धियां इन्होंने गिनाई है कि 2014 से जो हमारी सरकार बनी है 2023 तक क्या क्या उपलब्धियां रही हैं इस सरकार की। तो इन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से सरकार के प्रयासों से प्रति व्यक्ति आय दुगनी से भी अधिक होकर रुपये 1.97 लाख हो गई है। यानी पर कैपिटा इनकम जो है वो दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपए वार्षिक हो गई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि पर कैपिटा इनकम इस समय कितनी है, तो 1.97 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम है। और इन 9 वर्षों में, यानी भारत सरकार जो अभी वर्तमान बीजेपी की सरकार है, इनको 9 वर्ष हो चुके हैं। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। महत्वपूर्ण फैक्ट है। अभी ब्रिटेन को हमने पीछे करके 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। तो और अगला फैक्ट है माफ़ कीजिएगा, अगला फैक्ट जो है वो ये है कि वर्ष 2022 में ईपीएफओ यानी कि जो प्रोविडेंट फंड होता है उसकी सदस्यता लेने के लिए दुगने से अधिक 27 करोड़ हो गए। यानी कि इस सरकार से पहले जितने लोग ईपीएफओ में सदस्य थे उससे दोगुने लोग आज ईपीएफओ में सदस्य हो गए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत बताया गया है कि 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय का निर्माण किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य है, 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय का निर्माण किया गया है। और उज्ज्वला योजना के तहत, उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 1 मई 2016 को शुरू की गई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। ये इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके तहत इन्होंने बताया है कि 9.7 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़, माफ़ कीजिएगा, 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं उज्ज्वला योजना के तहत। अगली जो योजना का इन्होंने जिक्र किया है, पीएम जनधन योजना का जिक्र किया है। पीएम जनधन योजना कब शुरू की गई थी, 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी और ढेर सारे अकाउंट खोले गए थे। तो कितने अकाउंट खोले गए, 47.8 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए थे पीएम जनधन योजना के तहत। ठीक है, पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर प्रदान किया गया है। जितने लोगों ने जनधन अकाउंट खोला था उन सबको साथ में एक बीमा भी दे दिया गया था 2 लाख रुपए का। और पीएम किसान सम्मान निधि इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, दिसंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन 2019 से इसकी जो पैसा है वो वितरण करना शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख रुपए का नगद अंतरण किया जा चुका है। यानी प्रत्येक किसान को अब तक 2.2 लाख करोड़ रुपए, मतलब जितने किसान हैं उनको 2.2 लाख करोड़ रुपए का पैसा मतलब पीएम किसान सम्मान निधि में प्रदान किया जा चुका है। ये अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। इनको फिर से एक बार देख लीजिएगा, इसका बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं फैक्ट में से कोई ना कोई 1-2 फैक्ट
यूपीपीसीएल में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमृत काल के लिए विजन, ये जो 25 साल हैं, आगे आने वाले 25 साल हैं, 25 मतलब 2022 से लेकर 2047 तक, माफ़ कीजिएगा। तो ये इसके लिए जो विजन तैयार किया गया है, तो इन्होंने 3 विजन बताए हैं। कौन कौन से 3 विजन बताए हैं? नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। आपसे सीधे सवाल पूछा गया कि अमृत काल के लिए जो विजन प्रस्तुत किया गया है उनमें से निम्न में से कौन सा बिंदु नहीं है? तो 3 बिंदु तो रहेंगे और एक और बिंदु रहेगा जो नहीं रहेगा, तो ये तीनों बिंदु आपको पता होना चाहिए। नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना, वृहद आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करना, ये अमृत काल के 3 प्रमुख विजन हैं। ठीक है, तो ये आपको तीनों याद होने चाहिए। इसके बाद इन्होंने भारत @100, ये 1947 से लेकर 2047 100 साल की यात्रा है। इस 100 साल की यात्रा के 4 मौके बताए हैं। इन्होंने बताया कि इसमें 4 मौके हैं, 4 मौकों में इनको रूपांतरित किया गया है। कौन से 4 मौके में इनको रूपांतरित किया गया है? ये चारों फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। माफ़ कीजिएगा, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी क्योंकि पेपर नज़दीक है इसलिए पढ़ाना पड़ेगा ही। तो ये 4 मौके बताए गए हैं भारत @1947 से लेकर 2047 तक। क्या बताया गया है? सबसे पहला है पर्यटन को बढ़ावा। ये 4 मौके बताए गए हैं कि 4 मौके हैं भारत के पास। पर्यटन को बढ़ावा देना पहला मौका है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, यानी कि कौशल विकास करना, हरित विकास करना, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण करना। तो आप 4 फैक्ट में पर्यटन, कौशल, हरित विकास और महिला सशक्तिकरण, ये 4 फैक्ट याद रखिएगा। 4 मौके कौन से बताए गए हैं? पर्यटन, कौशल, हरित विकास और महिलाओं का सशक्तिकरण। तो ये 4 जो आपको पता होना चाहिए, और इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया है। इसमें जो कौशल सम्मान है उसको डिस्क्राइब करके बताया गया है कि अपने हाथों से औजारों के सहारे काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के नाम से संबोधित किया गया है। यानी जो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान जो योजना है, इसके तहत जो हाथों से बुनकर कुछ ना कुछ बनाते हैं, हाथों से कोई भी शिल्पकारी करते हैं, उनको विश्वकर्मा नाम से संबोधित किया गया है। और इन्हें न केवल वित्तीय समर्थन शामिल होगा, बल्कि उनमें उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी और वैश्विक बाजारों के साथ सामाजिक सुरक्षा के प्रति सुलभता भी शामिल होगी। ठीक है, पीएम विकास योजना महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, पर्यटन के बारे में क्या कहा है सरकार ने? पर्यटन के बारे में सरकार ने कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य राज्यों की सक्रिय सहभागिता, सरकारी कार्यक्रमों के का समन्वय और पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के साथ मिशन मोड में किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा इस तरीके से। और हरित विकास के लिए क्या किया? हरित विकास के लिए हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित मोबिलिटी, हरित भवन, हरित उपस्कर के लिए अनेक कार्यक्रम और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा कुशल उपयोग पर कार्य किया जाएगा। हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित मोबिलिटी, हरित भवन और हरित उपस्कर, इनके लिए हरित ऊर्जा, इन क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग पर कार्य किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। ठीक है, चलिए। और ये भी बताया गया है कि ये क्षेत्र नौकरी की काफ़ी नौकरियां भी उपलब्ध करा सकते हैं। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है बजट की 7 प्राथमिकताएं। बजट में 7 प्राथमिकताएं बताई गई हैं और इन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया है। ठीक है ना, तो बजट की सप्तऋषि में कितनी योजनाएं हैं, कितनी प्राथमिकताएं हैं? 7 प्राथमिकताएं हैं। और ये 7 प्राथमिकताएं आपको कोशिश करना है आपको याद रहें। पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास, दूसरी प्राथमिकता है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरी प्राथमिकता है अवसंरचना एवं निवेश, चौथी प्राथमिकता है असमानता को सामने लाना, पांचवी प्राथमिकता है हरित विकास, छठवीं प्राथमिकता है युवा शक्ति और सातवीं प्राथमिकता है वित्तीय क्षेत्र। ये 7 प्राथमिकताएं बजट में प्रस्तुत की गई हैं, इन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया है। इसको आप बार बार देख लीजिएगा। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। अब इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है आगे, और इन्हीं के अंतर्गत जितनी योजनाएं जारी की गई हैं उनका जिक्र है। तो अब आगे जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी तथ्य हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की सारी योजनाएं और सारे फैक्ट देख लेते हैं। तो पहली प्राथमिकता जहां पर समावेशी विकास की बात की गई है, इसमें 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र को सब कवर किया गया है। पहला क्षेत्र है कृषि, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है शिक्षा तथा कौशल वर्धन।
कृषि में क्या क्या जिक्र किया गया है? कृषि में बताया गया है कृषि स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा, यानी ऐसे जो स्टार्टअप जो कृषि के लिए काम करेंगे उनको वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। कैसे वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरित कोष, ये इंपॉर्टेंट है। कृषि त्वरित बजट में चर्चा में रहा, कृषि त्वरित कोष क्या है? तो कृषि त्वरित कोष युवा उद्यमियों को कृषि स्टार्टअप लगाने ले हेतु या नवाचार करने हेतु एक कोष बनाया गया है ताकि उनको फंडिंग प्रदान की जा सके। ठीक है, आगे कृषि ऋण का जिक्र किया गया है। तो कृषि ऋण में पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है कंदन, बहुत चर्चा में रहा है। 2023 का वर्ष यूनाइटेड नेशन के द्वारा मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है और इसे भारत में कंदन के नाम से जाना जाता है, श्रीअन्न के नाम से जाना जाता है, पोषक अनाज के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको सारे नाम याद रखने होंगे और खूब चर्चा में रहा है, इसलिए इसके बारे में जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने ढूंढ के यहाँ पर एक ही जगह पर समेट दिया है। तो मोटा अनाज के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है भारत को श्रीअन्न कहा गया है। पोषक अनाज कदन्न हेतु एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा। तो आपसे एक जो सबसे पहला सवाल बनता है कि भारत में भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में है। मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा, ये भी बताया गया है। इसके अलावा भारत विश्व में श्रीअन्न यानी मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। मोटा अनाज के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक भारत है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, क्योंकि हम इसका उपभोग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो निर्यात के मामले में हम दूसरे स्थान पर हैं। भारत में कई प्रकार के श्रीअन्न तो यानी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। कौन कौन सुनाए जाते हैं? ज्वार, रागी, बाजरा। आपसे एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन मोटा अनाज नहीं है या निम्न में से कौन मोटा अनाज है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर मोटा अनाज कौन कौन है। ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा, ये मोटे अनाज या श्रीअन्न है। ठीक है, तो आपने मोटे अनाज के बारे में जान लिया। यहाँ पर मैंने लगभग सारे तथ्य कवर कर दिए हैं मोटे अनाज संबंधित। उम्मीद करता हूँ कोई भी सवाल उससे छूटे ना। आगे आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम, एक कार्यक्रम चलाया गया है, आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम। तो ये बागवानी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता के लिए 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय से आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ठीक है ना, तो आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम ये बागवानी फसलों को रोग मुक्त करने के लिए शुरू किया गया है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालय, वर्ष 2014 के बाद भारत में 157 चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। अब और एक नई घोषणा की गई है कि इन सभी मेडिकल कॉलेज के साथ इन्हें जोड़कर 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात की गई है। कितने नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे? 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। और वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया में यानी कि जब खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो सिकल सेल यानी मुड़ जाती हैं, हंसिए के आकार की हो जाती है, उसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसमें शामिल होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्षेत्र है वो शिक्षा और कौशल संबंधित है। शिक्षा और कौशल संबंधित जो क्षेत्र है उसमें ये बताया गया है कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार किया जाएगा, यानी कि टीचर्स का जो ट्रेनिंग है उसको जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उसका पुनरुद्धार किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी और पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये पुस्तकालय की विशेष रूप से बात की गई है और टीचर ट्रेनिंग की बात की गई है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो हमारी प्राथमिकता नंबर 2 है। दूसरी प्राथमिकता क्या थी?
अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचना हमारी दूसरी प्राथमिकता थी। इसके तहत कौन कौन सी योजनाओं की जिक्र किया गया है? तो इसके तहत आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम इसमें पहला बिंदु है। तो आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम क्या है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम में 112 जिलों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आधारभूत और संरचना जैसे विभिन्न डोमेनों में अनिवार्य सरकारी जो सेवाओं को की पूर्ण उपलब्धता के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके पहले आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम काफ़ी सरकार का मानना है काफ़ी सफल रहा है। तो अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू होगा 500 ब्लॉकों में। आपसे सीधे सवाल पूछा गया जाएगा कि हाल ही में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये कितने ब्लॉक्स में शुरू किया गया है? तो ये 500 ब्लॉकों में यह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण मिशन है उसकी चर्चा की गई है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। पीवीटीजी क्या होता है? पीवीटीजी होते हैं संवेदनशील जनजाति समूह। ऐसे जनजातीय समूह जो संवेदनशील हैं, ठीक है ना, जो वल्नरेबल हैं। ठीक है, तो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो होते हैं उनको पीवीटीजी कहा जाता है। तो संवेदनशील जातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है। ये ऐसी जनजातियों के लिए जो वल्नरेबल हैं या संवेदनशील हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, भारत में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं और कितनी पीवीटीजी हैं? तो भारत में 705 अनुसूचित जनजातियां हैं और उनमें से 75 पीवीटीजी हैं, यानी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और सबसे ज़्यादा पीवीटीजी कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी जनजातियां हैं? 705 अनुसूचित जनजातियां हैं। कितनी पीवीटीजी हैं? 75 पीवीटीजी हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ओडिशा राज्य में सबसे ज़्यादा पीवीटीजी हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ऊपरी भद्रा परियोजना है। ऊपरी भद्रा परियोजना का जिक्र बजट में किया गया है। तो ये क्या है? ये कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणी सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया कराने तथा पेयजल के लिए बहिस्थल टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। बस आप ये जानिए कि ऊपरी भद्रा परियोजना कहाँ पर है, चालू की गई है? तो कर्नाटक के सूखा प्रवण क्षेत्रों में चालू की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला जो फैक्ट है वो भारत साझा पुरालेख विधान। भारत साझा पुरालेख निधान के बारे में जिक्र किया गया है। भारत साझा पुरालेख निधान क्या है? ये एक डिजिटल पुरालेख संरक्षण, ये संग्रहालय के प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुस्तकों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा। यानी जितनी प्राचीन पुस्तकें हैं उनका डिजिटलीकरण भारत श्री के द्वारा किया जा रहा है। भारत श्री योजना के तहत या भारत साझा पुरालेख निधान के तहत किया जा रहा है। तो आपको भारत श्री पता होना चाहिए। भारत श्री जो है वो प्राचीन पुस्तकों का डिजिटलीकरण है। ठीक है, अगला है प्राथमिकता नंबर 3। प्राथमिकता 3 में अवसंरचना और निवेश है। तो इससे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसमें पूंजी निवेश परिव्यय लगातार तीसरे वर्ष बढ़ा है। ये पहला फैक्ट बताया गया है कि पूंजी का जो निवेश का परिव्यय है, यानी सरकार के द्वारा पूंजी निवेश में बहुत तेजी से बढ़ोतरी की जा रही है, जो 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी सरकार ने कहा है कि हमने 33% पूंजी निवेश बढ़ा के 10 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया है, और जिसे सकल घरेलू उत्पाद का 3.3%, यानी कि सरकार ने पूंजी निवेश में 3.3% का, जीडीपी का 3.3% पूंजी निवेश में निवेश किया है। ठीक है, और 10 लाख करोड़ रुपए अब तक निवेश किए जा चुके हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है। सबसे ज़्यादा पूंजी निवेश रेलवे में किया गया है। और क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करते हुए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, वायर एरोड्रोम और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवसंरचना वाला काम हो गया। अब प्राथमिकता क्षेत्र 4, ये ऊर्जा क्षमता को उजागर करना। ये हमारी चौथी प्राथमिकता है, ऊर्जा क्षमता को उजागर करना। और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी योजनाएं या कौन कौन से फैक्ट कवर किए गए हैं? तो सबसे पहला फैक्ट है ई न्यायालय। ई न्यायालय क्या है? न्याय के प्रभावी प्रशासन के लिए ई न्यायालय का तीसरा चरण शुरू किया गया है। ई न्यायालय क्या है? न्याय का प्रभावी प्रशासन। ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है। तो 5G टेक्नोलॉजी जो है अभी
शुरू हो चुकी है। तो इंजीनियरिंग संस्थाओं में 5G सेवाओं का उपयोग कर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। 5G टेक्नोलॉजी संबंधी ये बात बताई गई है। अगला है आई गॉट कर्मयोगी, ये महत्वपूर्ण है। आई गॉट कर्मयोगी, सरकार ने एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक प्रशिक्षण शुरू किया है। ये किन के लिए है? ये सरकारी कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए। जो लाखों सरकारी कर्मचारी हैं उनको कौशल का उन्नयन करने के लिए, लोक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए ये निरंतर सीखने के अवसर मिलेंगे। इसके लिए आई गॉट कर्मयोगी, आई गॉट कर्मयोगी ये सरकारी कर्मचारियों की कौशल ट्रेनिंग के लिए है। ठीक है। अगला जो है प्राथमिकता क्षेत्र वो है हरित विकास। अगला प्राथमिकता क्षेत्र हरित विकास है और इसमें हरित विकास के अंतर्गत राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में जान लीजिए। जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करने तथा देश को इस उभरते हुए क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व करने के लिए वर्ष 2030 तक 5 MMT वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यानी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हम हाइड्रोजन का उत्पादन 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक कर देंगे। ठीक है। आगे गोवर्धन योजना का जिक्र किया गया है। ये पुरानी योजना है लेकिन अभी इसमें कुछ नया बदलाव हुआ है। ये योजना 25 फरवरी 2028 को शुरू की गई थी और अभी इस स्कीम के तहत 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। 500 नए अवशिष्ट से धन, यानी गोवर्धन जो है, इससे आप जानते हैं कि गोबर गैस बनाई जाती है। तो ये आप याद रखिएगा। 25 फरवरी 2018 को इसको शुरू किया गया था और बजट में इसका जिक्र किया गया है। बायो इनपुट संसाधन केंद्र का जिक्र किया गया है। ये क्या है? बायो इनपुट संसाधन केंद्र क्या है? सरकार ने अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर उनकी सहायता करेगी। अगले 3 वर्षों में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक एवं कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हुए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो बायो इनपुट संसाधन केंद्र किस लिए होंगे? किसानों को प्राकृतिक खेती करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर प्राकृतिक खेती करेंगे तो उनको प्राकृतिक उर्वरक भी चाहिए ताकि केमिकल उर्वरक प्रयोग ना करें। तो उसके लिए बायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां पर प्राकृतिक या जो बायो उर्वरक है वो तैयार किए जाएंगे। अगला है पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम क्या है? तो पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रगति प्रति जो जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए। देखिए ऊपर जो है मैंने अभी जिक्र किया, क्या ये जिक्र किया गया बायो इनपुट संसाधन केंद्र। ये ऐसे संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां पर बायो उर्वरक बनाया जाएगा। और पीएम प्रणाम योजना के तहत राज्यों से ये निवेदन किया जाएगा, ये आग्रह किया जाएगा कि आप जो केमिकल वाले उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं इनका कम से कम प्रयोग करवाइए और वैकल्पिक जो उर्वरक है उनका प्रयोग बढ़ाइए। अगला जो है वो मिष्टी है। मिष्टी क्या है? अभी चर्चा में रहा है मिष्टी। तो मिष्टी है तट रेखा, यानी कि भारत का जो तट क्षेत्र है वहाँ पर तट पर जो मैंग्रोव है, मैंग्रोव के पौधारोपण के लिए, यानी कि ये राज्यों से कहा जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव लगाइए अपने तटों पर, क्योंकि मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो बाढ़, जो समुद्री बाढ़ होती है उसको रोकते हैं और जो ढेर सारा कचरा होता है, जो कार्बन होता है, उसको सोख लेते हैं। तो तटीय रेखा के साथ साथ लवण भूमि पर मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंगू पहल जिसको मिष्टी की कहा जाता है, ये शुरू की गई है। ठीक है। तो मिष्टी क्या है? मिष्टी जो है तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव बढ़ाने के लिए ये मिष्टी योजना चलाई गई है। ठीक है, मैंग्रोव पौधारोपण के लिए। अगली जो योजना है वो अमृत धरोहर है। अमृत धरोहर, इस योजना के तहत आर्द्र भूमि में कुल भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं? 75 आर्द्र भूमियाँ। तो सभी आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग हेतु इनको बढ़ावा देने के लिए, सभी आर्द्र भूमियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तथा जैव विविधता और कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय परिवर्तन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन के लिए आगामी 3 वर्षों में इसको कार्यान्वित किया जाएगा। बस आप इतना याद रखिएगा कि अमृत धरोहर जो योजना है ये क्यों शुरू की गई है? तो अमृत धरोहर योजना ये आर्द्र भूमि की संरक्षण, उसको बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
बस आपके दिमाग में अमृत धरोहर नाम आते ही आर्द्रभूमि आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मिशन लाइफ, अभी ये मैंने इसका पहले भी जिक्र किया था पिछले टॉपिक में, पिछले करंट अफेयर के जो वीडियो में। तो इसमें मिशन लाइफ जो है, प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति सजग शैली के आंदोलन को गति देने के लिए मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी कि मिशन लाइफ को अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 के ग्लासगो में कॉप 26 में लॉन्च किया गया था। मिशन लाइफ कब लॉन्च किया गया था? तो ये जो पर्यावरण सम्मेलन होता है यूनाइटेड नेशन का, कॉप हर साल होता है ना, इस बार कॉप 27 हुआ था, तो कॉप 26 में इसको प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था। और भारत में इसे अभी शुरुआत की गई है, भारत में इसकी शुरुआत गुजरात में की गई है। ठीक है, भारत में मिशन लाइफ की शुरुआत गुजरात से की गई है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है छठवीं प्राथमिकता, जो सप्तऋषि के तहत जो छठवीं प्राथमिकता है वो है युवा शक्ति। क्या है? युवा शक्ति। तो अब युवा शक्ति के अंतर्गत कौन कौन से फैक्ट कवर किए गए हैं या कौन कौन सी योजनाएं हैं वो देख लेते हैं। युवा शक्ति के मामले में सबसे पहली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 यानी 4.0, ये यानी कि इसका चौथा चरण है। ये आगामी 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। और यह योजना इंडस्ट्री 4.0 यानी औद्योगिकरण 4.0 जैसे कोडिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और सॉफ्ट स्किल के नए युग के पाठ्यक्रमों को शामिल करेगी। यानी कि जो आगे कौशल प्रदान किए जाएंगे उसमें कोडिंग होगी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता होगा, रोबोटिक्स होगी, 3D प्रिंटिंग होगा, ये सब शामिल किया जाएगा। और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यानी कि जो लोग कौशल प्राप्त करके विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं तो उन्हें विदेशों में जो बहुत काम का कौशल है वो प्रदान किया जाएगा, ऐसा कौशल प्रदान किया जाएगा जिससे विदेशों में नौकरी प्राप्त कर सकें। इसके अलावा युवा शक्ति में एक योजना है देखो अपना देश। युवाओं को एक प्रोत्साहित करने के लिए देखो अपना देश एक पहल चलाई गई है। इस पहल का उद्देश्य जो क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन है, मतलब किस क्षेत्र में किस प्रकार का कौशल प्रदान किया जाए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कौशल, अलग उद्यमिता है, उसके लिए देखो अपना देश जो है विकास समन्वय स्थापित करना है। तो ये पहल चलाई गई है देखो अपना देश। इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो सीमावर्ती गांव हैं, यानी कि हमारे देश की बॉर्डर हैं, जैसे नेपाल की बॉर्डर, पाकिस्तान की बॉर्डर और चीन की बॉर्डर, इन बॉर्डर्स पे जो सीमावर्ती गांव हैं उनमें पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास करना है। उनमें वहाँ के युवाओं को मतलब वहीं पर पर्यटन के अवसर उपलब्ध कराने, पर्यटन के क्षेत्र में उनको रोजगार प्रदान करना है और वहाँ पर बुनियादी ढांचा स्थापित करना है। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल सीधे सीधे बन सकता है, हाल ही में चर्चा में रही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किससे संबंधित है? ये पर्यटन से संबंधित है। सीमावर्ती गांवों में यानी कि बॉर्डर एरिया में जो गांव है वहाँ पर पर्यटन संबंधित है। ठीक है, अगला है यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल क्या है? राज्यों को उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए और शेष राज्यों में ऐसे उत्पादों को स्थान उपलब्ध करवाने के लिए अपनी अपनी राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र पर उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब क्या है? आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक योजना चलती है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी हर राज्य का एक स्पेशल प्रोडक्ट मतलब मशहूर किया जाता है। ऐसे ही केंद्र सरकार ने इस योजना को अडॉप्ट कर लिया है, यानी कि इसी योजना को अब केंद्र सरकार पूरे देश में लागू करेगी और हर जिले का, देश के हर एक जिले का कोई ना कोई विशेष उत्पाद हर राज्य के एक मतलब राजधानी में या किसी विशेष शहर में केंद्र सरकार सभी राज्यों से निवेदन करेगा कि आप अपनी राजधानी में या किसी विशेष जिले में एक यूनिटी मॉल बनाइए और उस यूनिटी मॉल में देश के सभी राज्यों के सभी जिलों का विशेष उत्पाद उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये है यूनिटी मॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सप्तऋषि क्षेत्र की 7वीं प्राथमिकता। 7वीं प्राथमिकता क्या है? 7वीं प्राथमिकता में वित्तीय क्षेत्र को कवर किया गया है
और वित्तीय क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनमें सबसे पहला है राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री। ये क्या है? वित्तीय और अनुषंगी सूचना की केंद्रीय रिपॉजिटरी के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। मतलब केंद्रीय रिपॉजिटरी के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना जो रिपॉजिटरी है वो स्थापित किया जाएगा, और इसे ऋण का कुशल प्रवाह संभव हो सकेगा। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। मतलब ये है कि देश में जितने लोगों ने लोन लिया है उन सबका लेखा जोखा इस रजिस्ट्री में रहेगा। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि लोन वितरण करना आसान हो जाएगा। जिसने कभी कोई लोन नहीं लिया है उसको लोन प्रदान किया जाएगा, ताकि उसको भी अवसर उपलब्ध हो सकें। ठीक है? इससे ऋण का कुशल प्रवाह मतलब संभव हो सकेगा और वित्तीय समावेशन का बढ़ावा मिलेगा, वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी, और एक नया, अभी तक जो लोग ऋण लेके मतलब ऋण नहीं चुका पाते हैं या फिर कोलैप्स कर जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, उन्हें ऋण ना मिलेगा। ठीक है ना? ऐसी लिस्ट अगर बन जाएगी तो उन्हें ऋण नहीं प्रदान किया जाएगा। और एक नया विधायी फ्रेमवर्क इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विनियमित करेगा और इसे आरबीआई के परामर्श पर डिजाइन किया जाएगा। तो ये आपने राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री जान लिया है। अगला है केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र। केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र क्या है? कंपनी अधिनियम के तहत मतलब क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ विभिन्न रूपों के क्षेत्र के केंद्रीकृत प्रबंधन के माध्यम से कंपनियों को त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र का गठन किया जाएगा। मतलब जितनी कंपनियां हैं वो तुरंत रिस्पॉन्स कर सकें, इसके लिए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र का गठन किया जा रहा है। अगला है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र क्यों जारी किए गए हैं? तो ये एक प्रकार के मतलब लघु बचत योजनाएं हैं। इनमें महिलाएं इन्वेस्ट कर सकती हैं, और महिला जो सम्मान बचत प्रमाण पत्र हैं वो शुरू किए गए हैं केवल महिलाओं के लिए। महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ 2 वर्षों के लिए 7.5% की नियत ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा। मतलब यदि आप महिलाओं के नाम पर या बालिकाओं के नाम पर 2 लाख रुपए तक उनके खाते में जमा करते हैं तो उन्हें 7.5% का ब्याज मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है ना? तो 7.5% का ब्याज ये महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के रूप में चालू किया गया है। और इसके बाद है एमएसएमई के लिए कार्पस में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर नवीकृत योजना संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। मतलब एमएसएमई को अगर लोन चाहिए तो उनके लिए भी 9,000 करोड़ रुपए का प्रबंधन किया गया है इस योजना के तहत। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या काम किया गया है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना हेतु अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया। यानी कि वरिष्ठ नागरिक अपनी बचत जो सीमा है, जमा सीमा है अपने अकाउंट में 15 लाख तक अभी जमा कर सकते थे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अब 30 लाख रुपए तक बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है ना? फिर बिल्कुल दुगना कर दिया गया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और अगला जो स्कीम है, योजना है, वो है मासिक आय खाता। मासिक आय खाता योजना, इसके लिए अधिकतम जमा सीमा को एकल खाते के लिए 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख, इसको भी दोगुना कर दिया गया है। और अगर कोई संयुक्त खाता है, ज्वाइंट अकाउंट है, तो उसमें 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख तक की सीमा कर दी गई है। तो ये वित्तीय क्षेत्र में जो काम हुआ वो आपने देख लिया। इसके अलावा बजट में कुछ राजकोषीय प्रबंधन, राजकोषीय घाटा, ऐसी कुछ बातें होती हैं, वो भी देख लीजिए। आंकड़े याद नहीं रहते, लेकिन एक बार देख लेने से शायद याद आ जाए। ठीक है? राजकोषीय प्रबंधन की बात की जाए तो राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण जो दिया जाएगा। राज्यों के निर्मित संपूर्ण 50 वर्ष ऋण को 2023-24 की अवधि पूंजीगत व्यय पर खर्च किए जाने हैं। इनमें से अधिकांश ऋण व्यय राज्यों के विवेक पर निर्भर करेंगे, यानी कि राज्य अपनी इच्छा से उन्हें खर्चा कर सकेंगे, परंतु इस ऋण का एक हिस्सा उनके द्वारा वास्तविक पूंजी व्यय को बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा। यानी कि राज्यों को जो ऋण दिया जाएगा उन्हें पूंजी निर्माण में अपना पैसा खर्च करना है। ठीक है? हालांकि वो अपनी मर्जी से खर्चा कर सकते हैं, लेकिन पूंजी निर्माण में ही खर्चा करें, ऐसा प्रबंध किया जाएगा। और राज्यों के राजकोषीय घाटे, इसमें बताया गया है कि राज्यों के जीएसडीपी यानी कि जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसके 3.5% राजकोषीय घाटे की अनुमानित होगी, और इसका
0.5% विद्युत क्षेत्र में के सुधार में जोड़ा जाएगा। यानी कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि राज्यों का जो राजकोषीय घाटा है वो 3.5% होगा, ठीक है। और इस राजकोषीय घाटे का 0.5% विद्युत क्षेत्र के सुधार में जोड़ा जाएगा, ये भी बात कही गई है। और बजट में कुछ संशोधित अनुमान जारी किए गए हैं, वो भी देख लीजिए। तो 2022-23 में जो बजट जारी हुआ था उसके संशोधित अनुमान 2023-24 में जारी किए जाते हैं। तो क्या अनुमान जोड़े गए हैं? उधारियों से इतर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 24.3 लाख करोड़ है। यानी जितनी उधारियां थी अगर उनको छोड़ दिया जाए तो कुल प्राप्तियां जो हुई हैं वो 24.3 लाख करोड़ हैं। सरकार को इतना प्राप्ति हुई है, जिसमें से निवल कर प्राप्ति 20.9 लाख करोड़ है। केवल टैक्स से 20.9 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है 2022-23 के बजट में। और कुल व्यय का संशोधित अनुमान 41.9 लाख करोड़ है, जिसमें पूंजीगत व्यय 7.3 लाख करोड़ है। यानी कि जितना व्यय किया गया है, प्राप्तियां 24.3 लाख करोड़ की हैं और कुल व्यय जो है 41.9 लाख करोड़ का हुआ है, जिसमें से पूंजी के क्षेत्र में 7.3 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। और राजकोषीय घाटे का जो संशोधित अनुमान है, माफ कीजिएगा, राजकोषीय घाटे का जो संशोधित अनुमान है वो जीडीपी का 6.4% है। यानी जितना राजकोषीय घाटा है पिछले वित्त वर्ष में वो 6.4% रहा है जीडीपी का। तो ये संशोधित अनुमान थे। अब 2023-24 के लिए जो बजट अनुमान किए गए हैं वो भी देख लीजिए। 2023-24 के लिए जो बजट अनुमान किए गए हैं उनमें वर्ष 2023-24 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपए और 45 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। यानी कुल व्यय 27.2 लाख करोड़ रुपए ये प्राप्तियां होंगी और 45 लाख करोड़ रुपए का अनुमान जो व्यय है ये अनुमान लगाया गया है। और निवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ होंगे, यानी कि टैक्स से 23.3 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है, ठीक है। और 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4% रहा है, जबकि अनुमान लगाया गया है कि 23-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9% रहने का अनुमान है। यानी कि राजकोषीय घाटा घटाया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% यानी 4.5% तक नीचे लाने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि राजकोषीय घाटे को लगातार घटाते हुए 4.5% तक लाया जाएगा 2025-26 में। तो दोस्तों ये रहा टोटल बजट। हमने पूरा बजट अच्छे से कवर किया है। बजट में जितनी भी योजनाएं थी वो सब कवर की गई हैं। यूपी का बजट भी आगे मैं एक वीडियो में लेके आऊँगा जो इम्पोर्टेंट है, और जितनी भी योजनाएं हैं वो भी कवर की जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। इन सब का सारी पढ़ाई का एक ही महत्व तभी है जब आप टेस्ट सीरीज में अपने परफॉर्मेंस को बार बार मूल्यांकित करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।